तो इसका मतलब अगर बहुत सारे टॉपिक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो सिलेबस कवर करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो जेई मेंस में क्या है, सारा आता है, सब कुछ आता है, जो भी बुक्स में दिया है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नीट के एग्जाम की, तो उसमें कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। नीट में जैसे एक चैप्टर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, 12th में आएगा, वो नहीं आता सिलेबस में। अगर जेई एडवांस की बात करूं तो सेमीकंडक्टर एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेंस में सब कुछ है। तो इसका मतलब जेई मेंस क्या चेक करेगा, ब्रेथ ऑफ नॉलेज, यानी हर चैप्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। जेई एडवांस क्या चेक करेगा, डेप्थ, कुछ चैप्टर का, सारे चैप्टर का नहीं चेक करता बेटा, कुछ चैप्टर का पूछता है वो। सारे नहीं आते, मतलब कुछ कुछ तो सिलेबस में ही नहीं है, और कुछ सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन कम पूछता है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे रोटेशन को बोलते हैं, ऑप्टिक्स को बोलते हैं, फ्लूइड को बोलते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एडवांस। तो एडवांस क्या पूछेगा, डेप्थ। इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा एडवांस में। जैसे कि 3-3 चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन बनाएगा, मिक्स क्वेश्चन समझ लो, 2-3 चैप्टर को ग्रुप कर दिया, उससे एक क्वेश्चन बना दिया। तो एडवांस कैसा करेगा, ग्रुपिंग बनाएगा, 3-3 कॉन्सेप्ट को मिला मिला के क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते वो चीज क्लिक करने लगती है, राइट। कॉम्पिटिटिव में सेम क्वेश्चन मिलता है या नया क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है। तो हमारा लोगों का जो एम है एग्जाम में, ये एम है कि सेम को कराया हुआ क्वेश्चन मिल जाए, या ये एम है कि कुछ भी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाए। कोई भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लिक करे, अप्रोच बन जाए। अगर दिमाग में अप्रोच बन रही है कि भाई ऐसा करना है, तो प्रैक्टिस के साथ धीमे धीमे नए नए क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, नए क्वेश्चन भी बना ले जाओगे। एडवांस में सारे नए क्वेश्चन आते हैं क्या, पता है? जो एडवांस में तो हमेशा नए क्वेश्चन डालते हैं, बुक में ही नहीं मिलता वो। तो नया क्वेश्चन हम कब बना पाएंगे, जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको सही बात क्लिक करे। जैसे रोड पे मैंने एक बॉल को थ्रो करा, तो क्या ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा? अगर बॉल को थ्रो करोगे तो बॉल चलती रहेगी या स्लो होगी? थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो बॉल क्यों रुक गई, फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर बॉल को हमने थ्रो करा रफ सरफेस पे, तो रुक रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये एक बेसिक बात है कि भाई फ्रिक्शन से इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। अगर एक बॉल को हम थ्रो करेंगे, तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे जैसे कोई एक बॉल अपवर्ड जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? कॉमन सेंस लगाओ, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दो, स्पीड कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, कम होगी। डिक्रीज, डिक्रीज। अच्छा ये बताओ, पहले बॉल ऊपर जाएगी धीमी होगी क्या, धीमी होगी तेज होगी, पहले तो ये बताओ। धीमी होगी, सही। और हाइट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला समझते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कभी? mgh में m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h हाइट है। 9th में ऐसे फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, बट मैं एक बेसिक आइडिया क्या दे रहा हूँ, कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। अब उल्टा होगा क्या, बॉल ऊपर जाके वापस भी तो आएगी, जब बॉल नीचे आ रही तब क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो ये एक अप्रोच है क्या, इस तरीके से सोचना है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें एक डेटा दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से थ्रो कर दिया, तो बताओ कितनी हाइट पे पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा। तो उसमें हम वो बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे 9th क्लास वाले, जैसे हमने 9th में पढ़ा था वैसा हम 11th में पढ़ेंगे। 11th में हमारे पास 2 बुक है, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, तो इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एरर्स। एरर्स का मतलब समझते हो, किसी भी चीज को मेजर करोगे तो उसमें जो एरर हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसमें फॉर्मूले पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब पढ़ेंगे डिटेल में। मैं तो अभी बस आइडिया दे रहा हूँ क्या करना है। मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कि बैट्समैन जब क्रिकेट में बॉल को मारता है तो बॉल ऐसे उड़ते हुए जाती है, राइट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन।
फिर अगला चैप्टर तुम्हारा आएगा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉस पढ़े होंगे, एनर्शिया वाला, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कुछ पढ़ा हो, याद आ रहा है? एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा वो सिमिलरिटी चलेगी। फिर सर्कुलर मोशन आएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा दो तो क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, कितनी स्पीड होगी, कितना मोमेंटम होगा। फिर तुम्हारे पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक रोटेशन, जिससे फैन है, फैन को ऑन करो तो फैन रोटेट करता है या नहीं करता? अब दो फैन है, एक सीलिंग फैन है और एक घर में हम किचन में लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन छोटे होते हैं क्या, नोटिस करा है? उसको ऑन करो और नॉर्मल फैन को ऑन करो तो नोटिस करना कौन जल्दी स्पीड पकड़ेगा, एग्जॉस्ट बहुत तेजी स्पीड पकड़ता है। और लाइट चलेगी तो पहले कौन रुकेगा, एग्जॉस्ट फैन ही पहले रुकता है। क्यों रुकता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या लॉजिक होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा कि मून अर्थ के अबाउट घूम रहा है, अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, क्यों घूम रही है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है मास की वजह से। ठीक है, तो ये काफी हद तक जो मैंने बताया ये ऑलमोस्ट 9 जैसे ही चल रहा है क्या, कुछ कुछ याद आ रहा है? 9 में ये सब चीजें तो चलती थी। फिर सेकंड बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होता है, अगर किसी बिल्डिंग से मैं वाटर गिराऊं तो कैसे फ्लो करेगा, रिवर फ्लो हो रही है तो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, हीट देने पे क्या होता है, गैस श्रिंक होगी या एक्सपैंड होगी। ठीक है, उसको डिटेल में देखेंगे, अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। हाँ दोनों में बेटा, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, कुछ टॉपिक्स कॉमन है दोनों में चलेंगे। उसके बाद चलेगा सिंपल पेंडुलम और वेव्स के बारे में, जैसे अगर कभी सुना हो सोल्जर्स अगर मार्चिंग करते हैं, मार्चिंग समझते हो सोल्जर्स की, तो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर सोल्जर्स मार्च करना शुरू कर दें तो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर छत पे 4 लोग कूदना शुरू करते हैं तो क्या कुछ वाइब्रेशन फील होगा? तो सोल्जर्स अगर मार्चिंग करना शुरू कर देंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है रेजोनेंस की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। या जब अर्थक्वेक आता है तो क्या ग्राउंड पे वेव्स चलती है, अर्थक्वेक समझते हो, सेस्मिक वेव्स चलती हैं। तो अर्थक्वेक आने पर कुछ बिल्डिंग्स को ज़्यादा डैमेज होता है, कुछ बिल्डिंग्स को कम डैमेज होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो ग्राउंड में वेव चलती हैं सेस्मिक वेव कहते हैं, अगर उस वेव की फ्रिक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने की वजह से बिल्डिंग में क्या होगा, वाइब्रेशन आ जाएंगे, स्टार्ट कर ले, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी या वीक पड़ जाएगी, एंड बिल्डिंग में कोलैप्स। तो ये मैंने आइडिया दिया कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अपना सीबीएसई अच्छा रखो और कॉम्पिटिटिव में सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, और जहां डाउट है उसको क्लियर करते चलो, अगर ये नहीं है दोबारा पता। और छोटा सा एक रूल बताया, आज जो पढ़ाया है उसको अगली क्लास तक में डन करना है। हाँ बेटा, वो 12th में आएगा, जैसे मैंने कहा 9 सिमिलर टू क्या है 11, तो वैसे जो तुमने लाइट पढ़ा, करंट पढ़ा, ये सब कहाँ आएगा 12th। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बेटा तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स से, कॉपी में डालो वेक्टर्स। सब लोगों को बेटा मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना, जो लोग ऑनलाइन है? यस सर। ठीक है बेटा।
ठीक है, सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना? ठीक है, तो अभी नोट नहीं करते, पहले समझते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। इसका अलग कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना? मैथमेटिकल टूल्स से है। इसका अलग ये बेसिक मैथ्स है जो हमारे फिजिक्स में यूज होगी। तो अगर मैं कहीं बोलता हूँ स्केलर, तो स्केलर सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा? बताओ, कुछ आइडिया है तुम लोगों को स्केलर वेक्टर का? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं, ठीक है ना? कोई एग्जांपल बता सकते हो स्केलर का? स्पीड, वेरी गुड। और बताओ? डिस्टेंस, बढ़िया। और बताओ? 5 एग्जांपल चाहिए मुझे स्केलर। हाँ बेटा बोलो। एनर्जी। एनर्जी, वेरी गुड। और बताओ? स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया। और कोई एग्जांपल? मास समझते हो? मास, तो हम लोग जब जाते हैं कहते हैं 2 kg मैंगो दे दो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती मास में। डेंसिटी समझते हो? डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, राइट? और कोई एग्जांपल देना चाहते हो स्केलर का? टेम्परेचर समझते हो? है ना, जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है नॉर्मल? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो टेम्परेचर हमारा कौन है? स्केलर है। चार्ज समझते हो? चार्ज, है ना? करंट भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, ध्यान देना, करंट मैंने क्या बोला है? स्केलर। प्रेशर समझते हो? प्रेशर, ऐसा कुछ पढ़ा हो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर मुझे स्कूल के बैग बनाने, तो स्कूल के बैग के जो स्ट्रैप होगा पतले हो या काफी ब्रॉड हो? ब्रॉड होने से क्या फायदा है? ब्रॉड, ब्रॉड उससे होने से क्या ज्यादा फायदा है? एरिया एरिया कवर ज्यादा। होता है एंड वेट कैरी करना आसान हो जाता है। बढ़िया, इसका मतलब एरिया ज्यादा है क्या? अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सही है? कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्केलर का थोड़ा सा आइडिया लग गया। स्केलर में हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर्स बताओ, तो वेक्टर्स उनके दिमाग में क्या आता है मेरे? मैग्नीट्यूड चाहिए नहीं चाहिए? सर चाहिए बताओ एंड भाई। डायरेक्शन भी होता है। बढ़िया, बढ़िया, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन दोनों चाहिए, राइट? अगर तुम बोलते हो सर मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं तुम्हारे घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा? बताओ भाई। कभी नहीं पहुंच पाऊंगा बेटा, 1 किलोमीटर तो बहुत हो गया, कहाँ तक घूमता रहूंगा? बट अगर तुम अपने घर पे पहुंच कर गूगल मैप की लोकेशन भेज दोगे व्हाट्सएप से, अब मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा? तो गूगल मैप मैं चलाऊंगा, गूगल मैप क्या बोलेगा? 100 मीटर जाओ देन टेक अ लेफ्ट, देन 200 मीटर जाओ टेक अ राइट। ऐसा बोलेगा या नहीं बोलेगा? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डायरेक्शन बताएगा क्या वो? गूगल मैप डायरेक्शन बताता है क्या? गूगल मैप खोलते तो दिखाता नहीं ब्लू कलर की लाइन है, सीधा जाओ फिर आगे लेफ्ट ले लो। तो ये भी बताता है 100 मीटर जाओ, और ये भी बताता है लेफ्ट टर्न लो या राइट टर्न लो। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए लोकेट करने के लिए। अगर तुम बोल दो कि मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं कभी नहीं लोकेट कर पाऊंगा, या काफी मुश्किल होगी मुझे। बट अगर गूगल मैप की लोकेशन भेज दी तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा व्हाट्सएप लोकेशन के थ्रू। सही है? तो वेक्टर्स कौन है? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। वेरी गुड, एग्जांपल है वेलोसिटी, बढ़िया। और एग्जांपल तो भाई डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। और बताऊं? फोर्स, एक्सेलरेशन। फोर्स, वेरी गुड। एक्सेलरेशन परफेक्ट है। और बताऊं? और किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो? कोई और वेक्टर जानते हो तुम लोग? मैग्नेटिक फील्ड समझते हो? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझते हो? ये शायद 10th पे नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया मैंने क्या बोला? सर दो मैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड है लगेंगे बट और एक स्टेट। इंटेंसिटी क्या है? हाँ बेटा,
दोबारा पूछना। इंटेंसिटी क्या है? 10th में तुम लोग क्या पढ़ते हो बताओ, मुझे आइडिया नहीं कि तुम लोग क्या पढ़ते हो 10th में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ते हो, कोई फॉर्मूला पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का? सर न्यूमेरिकल से इधर 10th में मैग्नेटिक अच्छा थ्योरी थी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बाद में आइडिया देता हूँ। देखो भाई ये मुझे नॉर्थ पोल और साउथ पोल 1.1 है 1.2 है, तो क्या 0.2 दूर है मैग्नेट से, क्या 0.1 पास है, ये बात बोल लो। तो मेरा कॉमन सेंस कहता है मैग्नेट से जितना दूर होऊंगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी, मैग्नेट के जितना पास होऊंगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। उसके लिए फिजिक्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर यहाँ पे तुम मुझसे पूछोगे B2 और B1 में कौन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कौन ज्यादा है, 1 ज्यादा होना चाहिए जो मैग्नेट के पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, जितना मैग्नेट के पास हो उतनी ज्यादा होगी। तो एक बेसिक आइडिया में लग गया स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले 2 बातें फिर आगे बढ़ते हैं। सर नोटेड। ओके सबका हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लो। तो सिंपल बात है, वेक्टर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। स्पीड हमारी स्केलर है बट वेलोसिटी हमारी वेक्टर है। अगर हम मैग्नेट के पास हैं तो ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। वैसे अर्थ की भी फील्ड होती है क्या, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो माउंट एवरेस्ट पे जाने पर अर्थ की फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगी या थोड़ी वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मानते हो ना। इसका अगर हम हाइट पे जाएं या जैसे रॉकेट फायर करते हैं, अगर एक रॉकेट फायर करा, रॉकेट अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो अर्थ का फोर्स सेम लगेगा या कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, स्लो पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, सरफेस पर। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे फोर्स कम होता जाएगा। अगर हम 1000 किलोमीटर की हाइट पे चले जाएं तो क्या अर्थ का फोर्स काफी वीक हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। सेटेलाइट वगैरह चलती हैं क्या 1000 किलोमीटर की हाइट पर, सेटेलाइट समझते हो तुम लोग, तो क्या 1000 तो बहुत ज्यादा होगा, फील ही नहीं होगा ना। 1000 किलोमीटर नहीं बेटा, हमने ऐसी सेटेलाइट्स बना रखी हैं जिनको जियो स्टेशन सेटेलाइट्स बोलते हैं, उनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर, समझ में आया? 1000 सब वो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर चल जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ऊपर होंगी तभी तो काम करेंगी, एटमॉस्फेयर में तो एयर फ्रिक्शन खराब कर देगा उनको। सेटेलाइट को लगाने के लिए बहुत कंपलसरी बात क्या है, वैक्यूम होना चाहिए, नहीं तो सेटेलाइट तो एयर फ्रिक्शन से खराब हो जाएंगी ना, बर्न हो जाएंगी। तो मैंने बोला इस एग्जांपल दिया, जियो स्टेशन सेटेलाइट हमने कितनी हाइट पे लगा रखी है, 36,000 किलोमीटर, तो 1000 तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, ठीक है। इसका अलावा अर्थ का फोर्स काफी दूर तक लगता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मून को अर्थ खींचता है क्या, मून क्यों घूम रहा है अर्थ के अबाउट, बताओ। अर्थ फोर्स लगाती है मून पे, इसीलिए तो मून घूम रहा है अर्थ के अबाउट, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेसिक बात हमने देखी स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, थोड़ा डिस्कस करें और इसके बारे में।
ठीक है, अगर ये नोट हो गया हो तब ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट ए, सपोज तुम्हारा घर है, ए से कहाँ चलेंगे हम, बी, 4 किलोमीटर मार्केट है ये, ठीक। फिर बी से हमने क्या करा, लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। पॉइंट सी पे चले गए, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि डिस्टेंस कितना चले हो, तो डिस्टेंस मुझे लगता है ए बी प्लस बी सी, दैट मीन 7 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ है क्या, बताओ भाई। हाँ, टोटल पाथ या जिसको मैं एक्चुअल पाथ कहना चाह रहा हूँ, सही है, ठीक है। अगर मैं ए से सी सीधा चला जाता, दिख रहा है, तो पाइथागोरस से क्या मैं निकाल सकता हूँ, ए सी 5 किलोमीटर आएगा, समझते हो पाइथागोरस। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बढ़िया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ए सी है, विच इज 5 किलोमीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट समझाना चाह रहा हूँ, तो क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, बताओ भाई सब लोग। तो डिस्टेंस हमारा कौन है, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट कौन है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, समझते हो, और डिस्टेंस हमारा कौन है, स्केलर। बहुत बढ़िया, समझ के लगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम लोग यहाँ से आगरा जा रहे हैं बाई कार, ठीक। तो अगर हम बाई कार जा रहे हैं तो रोड सीधी होगी या घूमते हुए होगी, घूमते हुए, कोई लेफ्ट, फिर 50 किलोमीटर राइट, फिर ऐसा कुछ चल रही है। तो सपोज हम यहाँ से आगरा गए और आगरा जाने में हम 200 किलोमीटर गए, हम कार में बैठे और यहाँ हमने मीटर 0 कर दिया, ताजमहल पे जाकर रुका और मैंने देखा कार का मीटर 200 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब मैंने कितनी कार चलाई, 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस, राइट। अब तुमने बोला नहीं सर मेरे पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से चलेंगे, कार से नहीं चलेंगे। मैं कहा, ठीक है भाई चलो। मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, सच पा रहे हो ना। तो भाई हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे कार घूमते 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 ये मुझे उसने आगरा पहुंचा दिया, सही बात है ना। तो ये पाथ मैंने कितना बोला था, 200 किलोमीटर, ठीक। अब तुमने कहा नहीं सर मेरे पास तो एक हेलीकॉप्टर है, सीधा चलते हैं आगरा। मैं कहा चलो भी चलते हैं, मतलब ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं सब कुछ आइडियल है, हेलीकॉप्टर होना भी कहाँ पॉसिबल है, हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास है, ठीक बात है। तो डेफिनेटली अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे 200 किलोमीटर तो नहीं जाना पड़ेगा, मानते हो, 200 से ज्यादा जाना पड़ेगा या कम, कम। मान ले 180 किलोमीटर है, हो सकता है और कम जाना पड़े, 150 ही जाना पड़े, ठीक है। तो अगर मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ तो ये कौन सा पाथ है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट। और जब कार से जा रहे हैं तो फिर ये एक्चुअल पाथ है जो कर्व्ड हो सकता है, राइट। तो मैं स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था। स्केलर का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और वो एक्चुअल पाथ है क्या, अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सही। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन है, शॉर्टेस्ट पाथ। और वेक्टर है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे क्या, दिख रहा है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ए टू सी जाएंगे, ये बात दिखी, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया एग्जांपल के थ्रू कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, वेक्टर। अगर ये नोट होगा तो आगे बढ़े सबका, ठीक है। ये देखते हैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन हमें कौन कौन से पता है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। हम मैथ्स में 4 चीजें करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स में हम सिर्फ 3 चीजें करेंगे, एडिशन अलाउड है, सब्ट्रैक्शन अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन भी अलाउड है, बट मैंने क्या स्ट्रिक्टली मना करा है, वेक्टर्स में डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक पॉइंट बहुत क्लियर मैंने बोला है, वेक्टर्स को कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर में सिर्फ हम 3 बातें सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले बेसिक आइडिया समझ में आ गया, वेक्टर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े अगर ये क्लियर हो तो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सबसे पहले वेक्टर्स का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग डायरेक्शन समझते हैं, ऐसा कुछ नॉर्थ साउथ मैप में ऐसा दिखाते हैं, राइट। राइट वाले को क्या बोलते हैं हम, ईस्ट, और लेफ्ट वाले को वेस्ट, ठीक है। ओरिजिन दिख रहा है सबको, ठीक है। अब तुमने बोला सर मेरा घर ओरिजिन से, अच्छा सॉरी लेफ्ट लिख दिया मैंने, सॉरी वेस्ट। तुमने बोला मेरा घर ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन मैंने डिफाइन करा है 1 किलोमीटर ईस्ट है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ओरिजिन से किधर जाना है, राइट साइड में, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है वेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट करोगे, तो मैं एरो बनाऊंगा, दिख रहा है, इस एरो का कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये टेल, ठीक है। तो टेल का मतलब कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट करना है उसको हम क्या बोलेंगे, टेल या स्टार्टिंग पॉइंट। इस वेक्टर का एरो दिख रहा है, एरो हेड मतलब, ठीक है। हेड का मतलब ये क्या है हमारा, एंड पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, सही है। तो टेल का मतलब क्या बोला मैंने, जहां से स्टार्ट करना है, और हेड का मतलब मैंने क्या बोला है, जहां पे एंड करना है हमें, ठीक है। क्या इस वेक्टर एरो की कुछ लेंथ होगी, देखो ध्यान से, क्या इस वेक्टर में कोई लेंथ है, एरो में दिख रहा है, ये चीज जो मैंने रेड कलर से बनाया दिख रहा है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है, तुमने कहा मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर ईस्ट है, दूसरे ने कहा मेरा घर 2 किलोमीटर ईस्ट है, किसी और बच्चे ने बोला मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट है। तो क्या सबकी डायरेक्शन सेम है, सबने बोला ईस्ट है, पहले बच्चे ने बोला कितनी है 1 किलोमीटर ईस्ट, दूसरे ने बोला 3 किलोमीटर ईस्ट, थर्ड वाले ने क्या बोला 5 किलोमीटर ईस्ट, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो सारे एरो जो होंगे इक्वल साइज के होंगे या बढ़ते जा रहे हैं, देखा तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये हमारा 3 किलोमीटर है और ये हमारा 5 किलोमीटर, और इसका मतलब मैं क्या शो करना चाहता हूँ, डायरेक्शन के राइट साइड में। तो वेक्टर में 2 बातें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किससे शो करेंगे, एरो से, और मैग्नीट्यूड किससे शो करेंगे, एरो की लेंथ से। छोटा एरो स्मॉल वेक्टर, बड़ा एरो बड़ा वेक्टर। ये समझ में आता है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ये क्लियर है, कुछ नोट करना है तो कर लो इसको, इसकी पिछली स्लाइड भी देख लो, मैंने बहुत क्लियरली बोला है हमें वेक्टर्स में सिर्फ 3 बातें सीखनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं सीखना, में वेक्टर्स में डिवीजन अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट नोट करने वाला है, ध्यान रखना है कि वेक्टर्स को कभी डिवाइड मत कर देना, गलत हो जाएगा। सर लेकिन अगर कुछ भी निकालना उसमें अपॉन में कुछ आया तो फिर तो डिवाइड होता ही है। तो करना देखना कभी ऐसा क्वेश्चन है वेक्टर्स में, देखना कहीं बुक में कभी लिखा है, नहीं लिखा। सर स्केलर स्केलर में कर सकते हैं, सब स्केलर में तो सब कुछ होता है। मैंने वेक्टर्स में बोला 3 चीजें होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्केलर में तो कुछ भी कर दो, लेफ्ट वाले को मैं स्केलर नाम दे रहा हूँ, ठीक है, स्केलर में सब अलाउड है। बट वेक्टर्स में सिर्फ 3 बातें होंगी, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तुम लोग एक्सिस समझते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस समझते हो? बढ़िया। तो मैंने एक्स एक्सिस को ईस्ट कह दिया है क्या डायग्राम में, और वाई एक्सिस को क्या कह दिया है, नॉर्थ। जनरली ये मैप में ही चलता है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा एक्सिस दिस, तो जो कहेगा मान लेंगे, नहीं बोलेगा तो एक्स को हमेशा हम क्या मानेंगे, ईस्ट, वाई को क्या मानेंगे, नॉर्थ। ओरिजिन समझते हो ना, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। लेंथ ऑफ एरो का मतलब मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड। छोटा एरो मतलब छोटा वेक्टर, बड़ा एरो मतलब बड़ा वेक्टर। मैंने एग्जांपल में दिया 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वाला एरो कैसा बनाया था मैंने, स्मॉल। 3 किलोमीटर वाला थोड़ा सा बड़ा, मीडियम कह लो, और 5 किलोमीटर वाला काफी बड़ा। और डायरेक्शन कैसे शो करी थी, एरो का हेड। अगर ईस्ट है तो मैं राइट साइड बनाऊंगा, अगर वेस्ट है, अगर वेस्ट होता तो लेफ्ट में, नॉर्थ होता तब अपवर्ड वाई एक्सिस पे, सही है, और साउथ होता तो, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ रहा ना इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये कोई चैप्टर है या मैथमेटिकल टूल है? मैथमेटिकल टूल बोला मतलब कोई चैप्टर नहीं है, बट हर चैप्टर में काम आएगा। जैसे तुम मैथ्स में पढ़ते थे साइन 30 इज 1/2, तो जो तुमने मैथ्स में साइन 30 पढ़ा है 1/2, वो फिजिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब बेसिकली हमें 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं वेक्टर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी 3 तरीके से मुझे पता है, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, एंड पॉलीगन लो। कंफ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी आ रहा थॉट में क्या करने वाले हैं? हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, एडिशन, फिर क्या पढ़ाऊंगा, सब्ट्रैक्शन, फिर क्या सिखाऊंगा। एडिशन भी मैंने बोला 3 तरीके से कर सकते हैं क्या, तो सबसे पहला तरीका क्या है, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ सिखाना चाहता हूँ। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। क्या सबको ये एरो शो हो रहा है, वेक्टर ए, ठीक। हम लोग ऐड करना चाहते हैं क्या, किसको, वेक्टर्स को। तो मैंने 2 वेक्टर ले लिए। फर्स्ट वेक्टर को मैंने क्या अज्यूम करा है, वेक्टर ए। सेकंड को क्या अज्यूम करा है, वेक्टर बी। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैंने नाम क्या दे दिया है, वेक्टर आर। सही है, ध्यान दिया, जिसके ऊपर मैं एरो लगा दूंगा उसका मतलब ये क्या बन गया है, वेक्टर। ये एरो पहचान पाए, एरो का मतलब वेक्टर है। तो आर किसके इक्वल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नोटिस करा, क्या डायग्राम में मैंने वेक्टर ए शो करा है, क्या मैंने वेक्टर बी शो करा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम कहाँ थे, ए के टेल पर। सोच लो, मैंने टेल का मतलब क्या बताया था, याद आया? एंड हमने कहाँ करा है, हाँ भाई, तुम पहले ए पे गए फिर कहाँ गए, बी पर। तो एंड तुमने फाइनली कहाँ करा है, वेक्टर बी के हेड पर। कोई दिक्कत,
पहले हम ए पे गए, फिर हम कहाँ पे गए, बी पर। सही है। तो क्या सबको ये थर्ड साइड दिख रही है जो ए की टेल को ज्वाइन कर रही है, किससे, बी के हेड से। देख लो डायग्राम को, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट हमारा कौन है, फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए की टेल से चलेंगे बी के हेड की तरफ। ये बात समझ में आती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ए का हेड दिख रहा है और बी की टेल दिख रही है, कुछ खास बात है क्या, दे आर कनेक्टेड। वेरी गुड। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ हेड ऑफ ए कोइंसाइड विद टेल ऑफ बी। बताओ भाई, सही बात लिखी। तो अगर मुझसे कोई बोलता है ट्रायंगल लॉ बताओ, तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर बात है, अगर ए के हेड पर बी की टेल है तो वो ट्रायंगल लॉ है। ठीक है। अब ये बताओ, क्या तुमको ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ए बी और आर। ठीक है। क्या मैंने इस डायग्राम में थीटा शो करा है, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल। अब समझने वाली बात है, थीटा हमारा इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल। बढ़िया, ध्यान नोटिस करना, ये सब छोटी छोटी बातें देखना, गड़बड़ कर देंगे एग्जाम में, ध्यान दोगे तो बस बन जाएगी बात। थीटा हमारा कौन है, एक्सटीरियर एंगल। मैंने बहुत क्लियरली बोला है कौन सा एंगल लेना है, एक्सटीरियर एंगल। और ट्रायंगल लॉ कैसे पहचानोगे, जब हेड ऑफ ए क्या हो, कौन साइड करे, टेल ऑफ बी। ठीक है। थीटा को हम लोग बोलते क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा हमारा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोल रहा हूं मैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बट डायग्राम में अगर नोटिस करो तो थीटा मैंने क्या चीज शो करी है, एक्सटीरियर एंगल। देख लो सब लोग, ठीक है। यहां तक लॉजिकल लगा या अजीब लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, तुमने सॉल्व करा ए प्लस बी और मैंने सॉल्व करा बी प्लस ए, एक ही बात है या अलग बात है, बताओ भाई सब लोग। एक ही बात सर एक ही बात है। यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम बात है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया मैंने क्या बात बोली, ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, डिस्टिंग्विश नहीं करना है, एक ही बात है। ठीक है। ए प्लस बी और बी प्लस ए इज सेम। अगर ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े। ठीक है। एक पॉइंट मैं और बोलूंगा, देखना सब लोग, और लॉजिकल है या नहीं, नहीं देखना। अभी और डिटेल में करेंगे, अभी मैं धीमे धीमे आइडिया दे रहा हूँ, राइट। मैं सारी बातें एक साथ बताऊंगा या धीमे धीमे बताऊंगा, हाँ? जो मुझे लगता है तुमको बेस्ट समझ में आ जाए। मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। बिल्कुल सही, सोच लो सब लोग। अभी तो अगर हम ए प्लस बी पहले सॉल्व करते हैं और फिर सी सॉल्व करते हैं, तुमने कहा नहीं सर पहले किसको सॉल्व करो, बी प्लस ए सी, फिर ए सॉल्व करो, तो एक ही बात है या अलग बात है, एक ही बात है, ठीक बात है।
तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मेरा सब लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन मेरी, जो लोग ऑनलाइन है? Yes, sir. ठीक है। क्या सबको कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया? मैंने क्या बताया? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड मैंने क्या बताया? a प्लस बी प्लस सी में किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को ऐड करके सी सॉल्व करो या बी सी को सॉल्व करके ए सॉल्व करो, एक ही बात है। ये समझ में आता है? ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। अब ये बताओ कि क्या हम लोगों ने मैथ्स में ट्रिको पढ़ा हुआ है 10th में? तुम लोग समझते हो साइन थीटा वगैरह? ठीक है, Yes, sir. साइन थीटा क्या होता है बताओ मुझे। ठीक है, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मैं यूज करूंगा उसका। क्या है, ट्रायंगल राइट एंगल होना जरूरी? ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं? Perpendicular upon hypotenuse. बढ़िया। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का Perpendicular by base. आयो सबको ये फॉर्मूले समझ में आते हैं? बढ़िया। उसके बाद क्या हमने ऐसा पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, पढ़ा तुम लोगों ने? ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो, दिखाता हूँ कि मैंने ये बात क्यों पूछी तुम लोगों से। नोट हो गया तो मुझे बता देना। हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने ये बात क्यों पूछी, मैं तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। क्या सबको ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। ठीक, ठीक है ना? मुझे बेस नहीं पता, मैं बेस निकालना चाहता हूँ। तो अब पहले सोच के बताओ, मुझे साइन लगाना चाहिए, कॉस लगाना चाहिए या tan लगाना चाहिए? बढ़िया, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही बात है। हो सकता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो थीटा गिवन हो। सही, मैंने एग्जांपल ले लिया है समझाने के लिए। तो cos 60 किसके इक्वल आ गया? बेस अपॉन 10। तुम लोग बेटा मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई होप ये समझ में आया मैंने cos थीटा कैसे लगा दिया। Yes, sir. ठीक है, मैंने लिखा cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वैसे मैं सोच रहा हूँ sin थीटा भी लगा सकता था क्या? sin का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पता है क्या मुझे? ट्रायंगल में देखो, थीटा कितना है हमारा 60, तो sin 60 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई 10। तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर मेरा 10 sin 60 आ जाएगा, Yes, sir. एंड sin 60 इज, तो क्या 5√3 कह सकता हूँ? ठीक है, Yes, अगर ये sir. कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मैं कुछ और बताऊं इसके आगे। बेसिक मैथ्स लगाई मैंने, sin थीटा cos थीटा tan थीटा वाला। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने ऐसा बताया क्यों? मैं क्या बताना चाहता था बेसिकली, मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था कंपोनेंट निकालना। ठीक है, मैंने हेडिंग क्या डाली है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या सबको एक्स एक्सिस दिख रही है? वाई एक्सिस दिख रही? वेक्टर बी दिख रहा है? ठीक है ना? ये वेक्टर भी कुछ एंगल बना रहा है, थीटा ले ले। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को? इस ट्रायंगल के बेस को मैंने क्या नाम दे दिया है? बेस लिख देता हूँ चलो पूरा। और ये हमारा कौन है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर b है क्या? तो बेसिकली मैं आइडिया डालना चाहता था कि क्या मैं बेस को b cos थीटा कह सकता हूँ? देख लो सब लोग, जो b के कंपोनेंट निकाले क्या वो b cos थीटा है? ठीक है, b के कंपोनेंट किसके लॉन्ग? x के लॉन्ग, विच इज b cos थीटा, राइट? वैसे अगर मैं sin थीटा लिखता तो sin थीटा क्या लिखता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही बात है ना? तो मेरा परपेंडिकुलर कितना आ जाता? b sin थीटा। बताओ भाई, राइट और रॉन्ग? ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री, और ये वाली वैल्यू 20 है, तो इसकी x वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? 20 की वैल्यू x के लॉन्ग कितनी होगी? अच्छा ऐसा सोचो, b की वैल्यू x के लॉन्ग क्या आई? हाँ, देखो डायग्राम बनाया मैंने, b की वैल्यू x के लॉन्ग, b cos थीटा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जिस साइड थीटा होता है क्या उसके बेस पर cos आता है? अच्छा नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम लोग उसको कुछ बोल रहे हो, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ, जो ट्रायंगल बनाया है मैंने रेड पेन से, उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के बताओ बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है? बेस हमारा 20 साइन 30 डिग्री आएगा या 20 कॉस 30 डिग्री आएगा? बढ़िया, यही बात जानना चाह रहा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वाई के लॉन्ग क्या आएगा? बढ़िया, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार बार जरूरत पड़ेगी पूरे फिजिक्स में। एक और बनाने की कोशिश करूँ, ये वाली वैल्यू मेरी 6 है और ये वाली वैल्यू थीटा है, तो इस 6 की वैल्यू x के लॉन्ग क्या आएगी? 6 cos थीटा। बढ़िया, यही समझाना चाह रहा हूँ। और y के लॉन्ग क्या आएगी? 6 sin थीटा। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर थीटा x एक्सिस के साथ है तो x पे क्या वैल्यू आएगी? cos वाली। और y के लॉन्ग क्या आएगी? अब लॉजिकल लग रहा है? एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसा ही पूछ सकता है। ये हमारा 7 है और इस बार थीटा किसके साथ दे दिया? y के साथ, सही ना? तो इस बार y वाली वैल्यू क्या आएगी? 7 cos थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और x वाली?
7 साइन थीटा। तो मैं क्या आइडिया देना चाहता हूँ बेसिकली, थीटा अगर एक्स एक्सिस के साथ है तो कंपोनेंट तब कॉस वाला चलेगा, ठीक बात है ना। अगर थीटा हमारा वाई के साथ है तो फिर कॉस वाला कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, वाई पे। कंपोनेंट वाली बात ऊपर से आ रही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 10-20%। थोड़ा बहुत आ रहा है ना, कोई बात नहीं, बस सर एक समझ बेसिक में आ आइडिया रहा है। रखना। हाँ बेटा, बस एक बेसिक आइडिया रखना कि मैं साइन कॉस टैन लगाना चाहता हूँ बस। अब ये सारी बातें मैंने बताई क्यों, उसका रीजन बताऊं, अगर ये नोट कर लिया हो तब। ये सारे एग्जांपल्स है, राइट। एग्जाम में सेम आएगा या सिमिलर मिलेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें मैंने बताई क्यों, अगर ये नोट हो गया हो तब करो जल्दी से। इसका मतलब जिस साइड थीटा होगा उस साइड कॉस होगा, ये मैं आइडिया तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। अगर हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स के लॉन्ग और एंगल मैंने एक्स एक्सिस से लिया है तो कॉस थीटा एक्स पे आएगा। अगर कंपोनेंट हम वाई के लॉन्ग निकाल रहे हैं और थीटा वाई के साथ है तो वाई पे भी कॉस थीटा आएगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो सारी बातें मैंने समझाई क्यों, मेरा मेन पर्पस क्या था। क्या हम लोग आज वेक्टर में एडिशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला भाई सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया कि भाई दो चीजें मुझे पता है, स्केलर एंड वेक्टर। फिर मैंने बोला स्केलर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब होता है क्या, जो हम आज तक करते आए, ठीक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की। वेक्टर से मैंने बोला चार में से सिर्फ तीन ऑपरेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को। डिवीजन वेक्टर्स में पॉसिबल नहीं है, आज तक डिफाइन नहीं करा। फिर मैंने बोला कि एडिशन जब हम वेक्टर्स का करना चाहते हैं तो उसके भी थ्री मेथड्स हैं क्या, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो मेनली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ। अभी तक मैंने उसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस एक बेसिक बात बताई थी कि ए और बी को ऐड कर दो तो आर आ जाएगा, ये बात बोली थी मैंने, राइट। ठीक है, हमने पढ़ा था अगर ट्रायंगल लॉ लगाना चाहते हैं तो आर का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ठीक। अब इसको थोड़ा और डिटेलिंग में समझाना चाहता हूँ। इस एरो का मतलब मैंने बताया कौन है, वेक्टर ए, कोई दिक्कत, ठीक है। पी और क्यू में पी हमारा कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट कह दूं, और क्यू हमारा कौन है, एंड पॉइंट, सही। वेक्टर ए क्लियर है, ठीक है। फिर हमने किसकी बात करी थी, वेक्टर बी की। इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट्स दिखा दिए, एम क्यू पी। तो एम क्यू कौन है, वेक्टर ए का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। और क्यू पी कौन है, वेक्टर बी का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। बहुत क्लियरली हमने क्या पढ़ा था, ए के हेड पर बी की टेल है, देख लू, सही बात है। ट्रायंगल लॉ में मैंने बहुत क्लियरली क्या बोला था, हेड ऑफ ए कोइंसाइड विद, बढ़िया, सही है, हेड ऑफ ए कोइंसाइड विद टेल ऑफ बी, ठीक है। क्या मैंने थीटा एंगल को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा था, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक।
लाइट कहाँ चलेगी बेटा बोली? कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। स्लाइड शायद डिलीट हो गई क्या मुझसे? ठीक है, तो ये हमारा कौन है? वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने क्या नेम दिया था? एम। एम कुछ भी नाम दे सकते हो। बीच वाले को क्या दिया था? क्यू। और आप वाले को पी। ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है? बढ़िया, सही बात है। ठीक। अगर मैं एम से एक एरो ले जा रहा हूँ पी की तरफ, तो ये हमारा कौन है? आर। तो जो वेक्टर आर है हमारा, वो फाइनल से इनिशियल की तरफ जाता है या इनिशियल से फाइनल की तरफ? बढ़िया, ध्यान दिया ना, इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, स्टार्टिंग पॉइंट एम, राइट, और एंड पॉइंट कौन था? पी। तो जो वेक्टर आर होगा वो इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या पॉइंट एन हमें दिख रहा है? पॉइंट एन सही है। क्या ट्रायंगल क्यू पी एन दिख रहा है हमें? ठीक। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो क्यू एन की वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे पहचाना? बी कॉस थीटा इज परफेक्ट आंसर। हाँ बढ़िया। क्या आज मैंने कंपोनेंट्स बताए थे ऐसे कि अगर बी है और थीटा के साथ कंपोनेंट निकालना है तो बी कॉस थीटा। मान लो नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सही है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? क्यू एन अपॉन क्यू पी। क्या मुझे क्यू पी पता था? बी है, तो क्यू एन कितना आ गया? बी कॉस थीटा। आप समझ में आया जो पीछे वाली बात में सिखा रहा था क्यों? इसके लिए। ठीक है। अब वैसे तुम लोग क्या मुझे पी एन बता सकते हो? व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी एन? बहुत बढ़िया, लॉजिकल लगा। बी साइन थीटा देख लो भाई ध्यान से, अदरवाइज क्या करो, ट्रायंगल लगा के देख लो। साइन थीटा इज पी एन अपॉन क्यू पी। और क्यू पी बेसिकली क्या था? बी। तो क्या पी एन आ गया मेरे पास? बी साइन थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। आई होप सब लोग पाइथागोरस समझते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं तुम लोग ट्रायंगल देखो एम एन पी। ट्रायंगल एम एन पी दिख रहा है? तो एम पी स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ पाइथागोरस कहता है, वेरी गुड। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस है हमारा। समझते हो ना पाइथागोरस? तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? एम एन पी। दिख रहा है? एम एन पी सिंबल ध्यान दो तो किसको बोलो? एम एन पी। तो हाइपोटेनियस कौन है? एम पी। बेस कौन दिख रहा है? एम एन। हाँ एम एन स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस एन पी स्क्वायर, वेरी गुड। लॉजिकल लगा? जिसको मैं एम पी कह रहा हूँ एक्चुअली वो आर है क्या? ठीक बात बोली? जिसको मैं एम एन कह रहा हूँ, क्या वो ए प्लस बी कॉस थीटा है? और इस बार मैं वेक्टर लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ ऊपर? नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहता हूँ तो वेक्टर में सीधा फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना? ठीक है, अभी ये बताओ एन पी क्या है हमारा? बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, लॉजिकल लगा? चलो तो देखते हैं आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। क्या ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला दिख रहा है?
आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, सही बोला, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लॉजिकल? अब कुछ आइडिया आ रहा है इसको देख करके मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे तो एक आइडिया आ रहा है इन दोनों को देख करके कि बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कहीं ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं बन जाएंगे? वेरी गुड, लॉजिकल लगा ना, प्लस 2ab cos थीटा, सही है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1. बताया था मैंने मैथ्स का फॉर्मूला है। तो क्या ऐसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? तो अगर मैं r लिखता हूं तो क्या राइट साइड में जाकर अंडर रूट बना देगा, रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ये फॉर्मूला मैं बनाना चाहता था। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो अजीब है या काफी हद तक नोन है हमारे लिए। मैथ्स में ऐसा पढ़ा हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंडर रूट में नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा फॉर्मूला। हाँ, ये ऐसा पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलर, बहुत सिमिलर है ये बोलना चाह रहा हूँ। तो याद करना डिफिकल्ट है या हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर नोट हो गया तो थोड़ा सा और कुछ बताऊं मैं, हो गया? पहले ये बताओ, क्या बी के कंपोनेंट थीटा एंड बी साइन थीटा, देख लो सब लोग, कंपोनेंट समझ में आए? ठीक है। अब ये बताओ, क्या इस डायग्राम में तुम लोगों को अल्फा एंगल दिख रहा है? दिख रहा है? थीटा एंगल मैंने किसकी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेरी गुड, एंड हेड ऑफ ए पर टेल ऑफ बी थी, देख लो, हेड ऑफ ए पर टेल ऑफ बी थी, सही है। अल्फा किसके बीच का एंगल लग रहा है? डायग्राम को देखो, वेरी गुड, वेक्टर आर एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल है। एंड क्या खास बात है, और टेल ऑफ ए कोइंसाइड विद टेल ऑफ आर, देख लो ध्यान से, नोटिस करा? तो मैं इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, अगर ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना, नोटिस करना। क्या tan को हम परपेंडिकुलर बाई बेस कहते हैं? हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे? एम एन पी, है ना? परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है मुझे? बी साइन थीटा, वेरी गुड। और बेस क्या दिख रहा था मुझे? ए प्लस बी कॉस थीटा, बस दैट्स इट, ये दो बातें बताना चाह रहा था मैं। हाँ, ट्रायंगल एम एन पी दिख रहा है। अब मैथ्स कहती tan का मतलब क्या होता है? P बाई बी। तो ट्रायंगल में P कौन है, मतलब परपेंडिकुलर कौन है? बस, तो बी साइन थीटा लिख दिया। और बेस क्या दिख रहा है? ए प्लस बी। ठीक है, तो कभी भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथ्स लगानी है साइन कॉस टैन वाली, ठीक है? नोट हो गया हो तब, सबका हो गया बेटा, जो लोग ऑनलाइन है सबका हो गया है? Yes, sir. यस ठीक सर। है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर, नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था समरी की फॉर्म में कि हमारे पास एक वेक्टर कौन है? ए, एक वेक्टर कौन है? बी, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो मैं रिजल्टेंट कैसे बनाऊंगा? स्टार्टिंग ऑफ ए को किससे मीट कराऊंगा? एंड ऑफ बी से, ठीक? तो जो वेक्टर आर है
क्या मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, मतलब कितना बड़ा एरो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन करेंगे या सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, रिजल्ट, और सीबीएसई में डेरिवेशन, समझ में आया। सीबीएसई में इसकी डेरिवेशन पूछेगा कि ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन करो, और कॉम्पिटिटिव बेस पे न्यूमेरिकल पूछेगा। हाँ, तो वहां डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहाँ पे मैं बार बार क्लियरली बोलना चाहता हूँ, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल and it is angle between vector A and vector B, tail of B and head of A। देख लो ध्यान से, सही है। and what is alpha, जो हमारा रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ, वेक्टर A के साथ, वेक्टर A के साथ, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। एक क्वेश्चन ट्राई करें इस पे, अभी तो मैंने फॉर्मूले का बेसिक बताया, अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई होप सबको फॉर्मूला याद हो गया है। अगर ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब एग्जाम में सपोज क्वेश्चन दे दिया, हमारे पास एक वेक्टर है a जिसकी वैल्यू कितनी है 10, वेक्टर b है, इसकी वैल्यू कितनी है 8, और थीटा कितना है 60। तो क्या हम r निकाल सकते हैं, निकालो, और अल्फा निकालो। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करना है सबको। कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों को, आ सकता है बेटा 244 परफेक्ट हमें लगता है। और किसी का, हाँ बेटा हाफ होगा। मेरा सोल्यूशन क्यों देख रहे हो बेटा, मेरा सोल्यूशन क्यों देख रहे हो, मैंने तुमको तो बस आंसर निकालना है, मैंने क्वेश्चन दिया तुमको आंसर निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू बात है ना, मैंने थोड़ी बोला मैं तो दिया सॉल्व करो। अगर रूट 244 के अलावा कुछ और आ रहा है तो देखिए, अगर ये आ रहा है तो परफेक्ट है। 204 आ रहा है, आप बताओ क्या लिखा कॉपी में, 40 कैसे लगाया 40, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाया, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा तो है ही नहीं ना, मैंने तो 2ab बोला था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। ठीक है, अब tan अल्फा निकालो फटाफट, देखो कितना आता है। आ सकता है। नैन्सी, अंबिका, आजम, बताओ तुम लोग आंसर क्या आया। सर root आर 3 रो base. अंडर रूट 244 आ गया। आर आ गया रूट 244, यस सर। बढ़िया, वेरी Yes, गुड। sir. अंबिका तुम्हारा, नैन्सी का भी आ गया है, सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, क्या मतलब बन रहा रूट 244 आ गया वो, और है, ठीक है, उसका एंगल स्क्वायर निकालो, रूट। बस रूट 244 डाल दो, उसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। एंड बी साइन थीटा इज 8 into sin 60 is root 3/2, 10 plus 8 cos 60, तो मेरा आ रहा है 4 रूट 3
अपॉन 14, दैट मीन्स 2√3 अपॉन 7। चेक करो भाई। अच्छा, ये ऐसा समझते हो कि मैं अल्फा इक्वल tan इनवर्स 2√3/7 भी कह सकता हूँ इसको? ये समझते हो क्या करा मैंने? थोड़ा नोटिस करना। क्या हमारा tan अल्फा आ गया 2√3/7? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब हम लोग tan अल्फा निकालना चाहते थे या अल्फा? अल्फा। तो इस tan को मैं राइट में ले गया, तो जब राइट में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। अब ठीक है, देख लो भी सब लोग। हम लोग का एम था tan अल्फा निकालना या अल्फा निकालना? अल्फा। मान लो ये एग्जाम में आ जाता tan अल्फा इक्वल टू 1 सपोज, तो क्या हम अल्फा 45 लिख लेते? पता है सबको tan 45 इज 1। अब ये tan अल्फा कितना आ गया? 2√3/7। अब मुझे तो नहीं पता tan कब होता है ऐसा, तो मैंने बचने के लिए एक आसान तरीका निकाला। क्या? अल्फा इक्वल टू राइट साइड में जाकर tan इनवर्स लिख देते हैं। ये समझ में आया मैंने क्या करा? दोबारा बताऊं? देखो बेटा, मैंने ऐसा बोला कि tan अल्फा अगर मान लो एग्जाम में आ गया 7 सपोज, अब मुझे तो नहीं पता tan 7 कब होता है, सही? एग्जाम में कह रहा है अल्फा निकालो, तो tan अल्फा निकालना है या अल्फा? अल्फा। तो मैंने बोला ये tan राइट में जाकर क्या बन जाता है? tan टू पावर -1। अब ठीक है, जिसको मैंने रीड करा tan इनवर्स, ऐसा रीड करते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो एक बार समरी बना दूं मैंने क्या पढ़ाया, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई स्केलर कौन होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास स्केलर है, लेंथ स्केलर है, एरिया स्केलर है, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, ये सब स्केलर है। क्या? करंट, प्रेशर। ठीक। वेक्टर्स कौन है? जिनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स। अगर तुम वो समझते हो, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। मोमेंटम समझते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पर देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसका एग्जांपल दिया था। फिर मैंने बोला था स्केलर में हम क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करते हैं, बट वेक्टर्स में सिर्फ 3 काम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बस डिवीजन मैंने स्ट्रिक्टली मना करा है, वेक्टर्स में डिवाइड नहीं होता। तो इसका अल्लाह सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा? एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन। फ्लो समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? अब एडिशन में भी मैंने क्या बोला? 3 रूल्स मुझे पता है। क्या? तो आज हमने पहला रूल कौन सा पढ़ा? ट्रायंगल, जो कहता है अगर एक ट्रायंगल में वेक्टर ए और वेक्टर बी मुझे पता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos θ। इसका मैंने अभी स्टेटमेंट नहीं बताया, अभी बस आइडिया दिया है। नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखेंगे, वहां मैं इसका स्टेटमेंट भी बताऊंगा। r = √a² + b² + 2ab cos θ। फॉर्मूला काम आएगा कॉम्पिटिटिव में, और सीबीएसई में डेरिवेशन आती है, राइट? न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव में तो फॉर्मूले काम आएंगे, राइट? ठीक है, डेरिवेशन करने से क्या फायदा होता है? कॉन्सेप्ट रिटेन होता है क्या लॉन्ग टाइम तक? समझ में आया? इसका मतलब ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन करने से बात समझ में आती है कि अच्छा कैसे चलता है फॉर्मूला, बनाया कहाँ से गया, फंडामेंटल बात समझ में आती है। तो r = a² + b² + 2ab cos θ, tan अल्फा is b sin θ अपॉन a + b cos θ। ये दो फॉर्मूले में चाहता हूँ याद करके आओ। a + b and b + a is same, which is commutative law। a + b को सॉल्व करने के बाद c ऐड करो, या b + c को सॉल्व करने के बाद a ऐड करो, एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। किसको किसी के साथ भी एडिशन में एसोसिएट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 वेक्टर्स का एडिशन सीखा है, राइट? a और b का। a और b के बीच का एंगल कौन था? थीटा, एक्सटीरियर वाला। अल्फा था r और a के बीच का इंटीरियर एंगल। ठीक है? ठीक बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। तुम लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर, नहीं है। नो सर। ठीक है बेटा, तो इसको रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास